नमस्कार, स्वागत है आप सभी का समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी मॉक टेस्ट श्रृंखला में आज ये 18वां वीडियो है, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के डिक्टो सिलेबस पर और पैटर्न पर आधारित हैं। प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उनकी संपूर्ण व्याख्या को देखेंगे। और अगर आप नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में इस सीरीज़ को रेगुलर फॉलो करें। अभी तक जो इससे पहले के वीडियो अपडेट हुए हैं उनको अवश्य देखें और लगातार रिवाइज भी करें। अगर आप समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि आने वाला अटैम्प्ट आपका खाली ना जाए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिले, तो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। इसमें हम आपको कोर्स जो प्रोवाइड करते हैं उसमें सभी सेगमेंट्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड होते हैं, जिनको आप कितनी भी बार हमारे ऐप में प्ले करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से सिलेबस पर जितने भी लेक्चर्स हैं उनके पीडीएफ में नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होगी। टेस्ट सीरीज भी आप मल्टीपल टाइम्स जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं और उनकी व्याख्यात्मक हल सहित पीडीएफ भी डाउनलोड हो सकेगी। तो कई सारी कैटेगरीज हैं। आप जो है और जानकारी के लिए इस नंबर पर 9506742546 पर आरओ एआरओ फाउंडेशन कोर्स लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको रिप्लाई में सब बता दिया जाएगा। अगले पहला प्रश्न देखेंगे आज का हम। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? एक ही जो है एक ही शब्द को कई तरह से लिखा हुआ है और आपको इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है कि शुद्ध कौन सा है इसमें। तो इसमें से जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो है शुश्रूषा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, बाकी जो है निश्चित रूप से अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न, इसमें देखेंगे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। चारों ऑप्शंस को आपको ध्यान रखिए। 3 तो उज्ज्वल की ही वर्तनी दी गई हैं 3 फॉर्मेट में और एक लिखा हुआ छिद्रान्वेषी। तो इसमें से जो है कौन सा शुद्ध वर्तनी का है ये आपको बताना है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे उज्ज्वल में 2 आधे जा होते हैं जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। तो उज्ज्वल की ये वर्तनी शुद्ध है, बाकी ये तीनों ही शब्द गलत लिखे हुए हैं। तो जो लास्ट ऑप्शन था छिद्रान्वेषी, इसमें क्या गलती है? यहाँ पर जो सा का प्रयोग हुआ है गलत हुआ है। यहाँ पर खटकोड़ वाले सा यानी छिद्रान्वेषी इस तरह से लिखा जाएगा, तब ये बिल्कुल सही होगा। अगला जो है वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न है। कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है ये आपको बताना है। तो बाकी अशुद्ध वाक्य भी हैं 3 और एक शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य पर पहले बात कर लेते हैं, फिर एक एक की जो है कमियां जो है उसको हम देखेंगे। तो शुद्ध वाक्य इसमें ये है, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। ये तो शुद्ध हो गया। बाकी में अशुद्धियां देख लेते हैं। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। तो यहाँ पर जो शासन संबंधी कार्य है इसके जगह जो है शासन काल शब्द होना चाहिए और विख्यातपूर्ण के स्थान पर विख्यात होना चाहिए। इसके बाद है अगला प्रश्न, अगला सेंटेंस जो है, आज मैं 31 वर्ष का हो गया। 31 की आप देखेंगे तो वर्तनी गलत है। 31 में जो है ता पर बड़ी की मात्रा लगती है। डी हम देखते हैं, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। अधिकांश का मतलब अधिक अंश यानी अधिक भाग, और साथ में भाग भी दिया है तो दोनों एक साथ नहीं चलेगा। अधिकांश में ही भाग समाहित है इसलिए अधिकांश ही पर्याप्त है, भाग यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये देखिए वही सब बातें यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिखी हुई हैं, इसको हमने देख लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब इसमें से एक अशुद्ध वाक्य आपको बताना है, यानी 3 वाक्य शुद्ध हैं, एक अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य देखते हैं। सबसे पहले हम अशुद्ध वाक्य के लिए वर्तनी को देखते हैं। वाक्य में कई तरह की त्रुटियां होती हैं, लेकिन अगर हम पहले वर्तनी की त्रुटि को ध्यान से देखें तो हम ज़्यादा ईजिली जो है कम मेहनत में त्रुटिपूर्ण वाक्य तक पहुंच पाएंगे। तो इसमें अगर आप देखेंगे शब्दों को तो प्रतिद्वंदी जो लिखा है ये गलत लिखा है, इसकी वर्तनी अशुद्ध है। क्या शुद्ध होगा आप ये देख लीजिए। प्रतिद्वंदी के स्थान पे प्रतिद्वंदी इस प्रकार से लिखा होना चाहिए। तो बाकी सभी वाक्य जो है शुद्ध हैं। एक जो है बी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट था, तो यही इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए चारों वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये आपको देखना है।
हर एक खिलाड़ी मैदान पर पहुंच गए। तो इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक खिलाड़ी भी लिखा हुआ है यानी बहुवचन है, और मैदान पर पहुंच गए दोनों एक साथ लिखा है। तो यही वाक्य इसमें से अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप कैसे होना चाहिए? तो इसमें चूंकि हर एक खिलाड़ी अर्थात एक वचन की बात की जा रही है, तो गए के स्थान पर गया होगा, यानी कि प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। या इसको दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? एक वाक्य इसमें से शुद्ध है, उसको हमको पता लगाना है। तो डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। आप देख सकते हैं प्रभारी की स्पेलिंग क्या है, वर्तनी गलत है। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, 31 की स्पेलिंग गलत है। सबसे पहले हमको वर्तनी ही चेक करनी चाहिए। फिर हमें कभी हतोत्साहित नहीं होनी चाहिए। हतोत्साहित शब्द भले एक प्रचलन में है, लेकिन हतोत्साहित जो है वर्तनी की दृष्टि से गलत होता है। हमेशा हतोत्साह शब्द इसकी जगह सही होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है। बाकी जो गलतियां हैं, जैसे प्रभारी था तो प्रभारी के स्थान पर शुद्ध वर्तनी प्रभारी होना चाहिए था। इसी तरह से 31 की जगह 31 शब्द जो है बिल्कुल ठीक होता है। हतोत्साहित की जगह हतोत्साह होना चाहिए था। अगला प्रश्न देखेंगे, उपनिवेश से संबंध है जिसका, या उपनिवेश से जिसका संबंध हो, इसके लिए एक शब्द का आपको चयन करना है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? औपनिवेशिक। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसके अलावा जो है जिसका संबंध उपन्यास से हो, जो ऑप्शन में दिया है, उसको औपन्यासिक कहते हैं। उपनिवेशों को अपने अधीन रखने का जो सिद्धांत होता है उसको उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो ये सब जो है बाकी शब्दों की व्याख्या हो गई। अगला शब्द है, आपका प्रश्न है, जो दबाया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या है? जो दबाया जा सके यानी जिसका दमन किया जा सके दूसरे अर्थों में, तो जो दबाया जा सके या जिसका दमन किया जा सके उसको हम क्या कहेंगे? दमनीय कहेंगे। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। जिसका दमन किया गया हो उसको हम दमित कहते हैं। जो दमन करता है यानी दमन करने वाला व्यक्ति दमनशील कहलाता है, और जो दया करने योग्य है उसको हम दयनीय कहते हैं। तो चारों ऑप्शंस हमारे यहाँ पर जो है व्याख्या में क्लियर हो गए हैं। अगला प्रश्न, लौटकर आया हुआ, यानी कहीं जाकर जब कोई लौट के आता है तो उसके लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग होता है, उसको हम क्या कहेंगे? तो चारों ऑप्शंस को देखिए, प्रत्यागत, प्रत्यावर्तन, प्रत्यभिमान या प्रत्युत्पन्न मति। तो इसका होता है प्रत्यागत, यानी जो जाकर कहीं से लौट आया है उसको हम प्रत्यागत कहते हैं। बाकी ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी यहाँ पर देखेंगे। जैसे प्रत्यावर्तन की बात है, तो प्रत्यावर्तन क्या है? लौट कर अपने स्थान पे आने के लिए जो है होता है शब्द प्रत्यावर्तन। प्रत्यभिमान को क्या कहते हैं? स्मृति की सहायता से, यानी मेमोरी की सहायता से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको हम प्रत्यभिमान कहते हैं। और प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, यानी किसी भी सिचुएशन में अगर हम कोई क्विक डिसीजन लेते हैं जो उस समय हम तुरंत सोच लेते हैं, उसको हम प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। अगला प्रश्न, तैर कर पार कराने वाला। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कराने शब्द जुड़ा है, क्योंकि इससे ही जो है आपका ऑप्शन डिसाइड होगा। तारणक, तारक, तैराक या तितीर्षु। तो तैर कर पार कराने वाला क्या कहलाता है? तारक कहलाता है। बाकी शब्दों की भी व्याख्या देखेंगे। इसके लिए तो तारक शब्द हो गया। तैर कर पार करने वाला यानी व्यक्ति जो तैर कर खुद पार कर रहा है वो तैराक होता है, जिसको तैराकी आती है। तैर कर पार होने का जो इच्छुक व्यक्ति होता है उसको हम तितीर्षु कहते हैं। तो ये सब एक दूसरे से मिलते जुलते वाक्यांश और शब्द हैं। अगला प्रश्न, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द इसमें से क्या है? तो ये बहुत ही इसमें क्लोज ऑप्शन दिए हैं। तीनों देखने में पढ़ने में एक जैसे लगते हैं और प्राय एग्जाम में कन्फ्यूजन होती है। धीर, ललित, धीरोद्दत्त, धीरोदात्त या इनमें से कोई नहीं। इसमें हमको एक को चुनाव करना है। तो शक्तिशाली भी हो, दयालु भी हो, शांत हो, धीरवान, योद्धा नायक हो, उसके लिए एक शब्द होता है धीरोदात्त। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। और खासकर इसमें और धीरोदत्त में
बिल्कुल जो है ऐसा लगता है कि समान है, और जो है लेकिन ये जो है विपरीत होते हैं। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक, अगर कोई सूरवीर है, यहाँ पर क्या होता है, उसका कैरेक्टर दयालु और शांत है, लेकिन सूरवीर होने के साथ अगर कोई अभिमानी है तो उसके लिए एक शब्द होता है धीरोद्धत। सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक होता है, उसके लिए एक शब्द होता है धीर ललित। तो इस तरह से ये सारे विकल्प आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को हम क्या कहते हैं? रिक्त, धरोहर, वसीयत या संदाय में से जल्दी से चुनिए। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है रिक्त। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी जो है जैसे धरोहर है, धरोहर आप जानते हैं जो वस्तु किसी दूसरे के पास जो है रखी जाती है, जिसको हम अमानत भी कहते हैं अगर जो है दूसरी भाषाओं में शब्द देखें। और वसीयत क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति मरने से पहले या जीते जी जो है अगर अपनी संपत्ति का किसी को वारिस या उत्तराधिकारी घोषित करता है तो इस क्रिया को हम, या इस जो है जो कर्म है, इसको वसीयत कहा जाता है। अगला शब्द देखेंगे, अगला प्रश्न है अटल। अटल शब्द का विलोम बताना। अटल मतलब जो टलता ना हो, यानी जो है जो बिल्कुल हमेशा स्थिर रहता हो, बिल्कुल भी टलता नहीं हो, तो उसकी जगह क्या होता है? ढुलमुल। जैसे कहेंगे ना आपका रवैया बहुत अटल है, एक और जो अपना जो है बार बार डिसीजन बदले या बार बार अपना कृत्य बदले, उसके लिए कहेंगे आपका रवैया ढुलमुल है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अक्षत एक शब्द आपसे पूछा गया है, छत पूछा गया, उसका विलोम अक्षत होता है। अतुल का विलोम तुल्य होता है। अतुल मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके, तुल्य मतलब जिसकी तुलना हो सके। स्थिर का विलोम अस्थिर होगा। अगला प्रश्न, विनाश का विपरीतार्थक शब्द इनमें से क्या है? विनाश का मतलब नष्ट करना, तो इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? सृजन होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और विभव का विलोम पराभव होगा। नूतन का विलोम पुरातन होगा। मनस्वी शब्द का विलोम क्या होगा? मनस्वी शब्द का विलोम जो है क्या होगा? देखिए, पत्थर, निर्मल, प्रमादी या दानव। तो मनस्वी का विलोम होता है प्रमादी। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। पत्थर, निर्मल और दानव के विलोम क्या होंगे? पत्थर का तो मोम होगा, क्योंकि पत्थर को कठोरता से देखा जाता है, मोम बहुत ही सॉफ्ट होता है। निर्मल यानी जिसमें मल हो तो मलिन हो गया। दानव का विलोम मानव होता है। तो इस तरह से ये सारे विलोम शब्द हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे, संकल्प का विलोम क्या है? संकल्प का विलोम इसमें से क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए। विकल्प ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षणिक। क्षणिक का सही विलोम क्या है? क्षणिक मतलब जो है जो पल भर का हो, तो क्षणिक का विलोम क्या हो जाएगा? शाश्वत, जो हमेशा रहने वाला हो, यूनिवर्सल हो, शाश्वत हो, जो हमेशा रहने वाला हो, वो उसका विलोम हो जाएगा। अल्प तथा विमुख का विलोम भी देख लेते हैं। अल्प का विलोम अति होगा, अल्प मतलब कम, अति मतलब अधिक, और विमुख का विलोम उन्मुख हो जाएगा। अगला प्रश्न, असीम का विलोम शब्द इसमें से कौन सा है? असीम मतलब अगर आप इसका अर्थ जानते हैं तो निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन को तुरंत जवाब दे सकते हैं। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, यानी जो है जो बाउंड्री लेस हो, सीमाहीन हो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ससीम, जिसकी सीमा कोई निर्धारित हो, वो जो है ससीम हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का एक सही युग्म है, कौन सा है? यही आपको पता लगाना है। कौड़ी का कपार्दिका गलत है, अपाहिज का पाद गलत है, गेहूं का गोहूम अलग है, ओश का अवश्याय ये बिल्कुल ठीक है। अपाहिज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है? अपाद हस्त। इसी तरह से कौड़ी एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम कपर्दिका होता है, ना कि कपार्दिका। ओस का अवश्याय होता ही है। गेहूं का गोधूम होता है, ना कि गोहूम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक तत्सम है? तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से?
देखिए ध्यान से, अभी एक दो के बारे में तो आपने पीछे ही पढ़ा है। प्रश्वेद, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। प्रश्वेद क्या है? एक तत्सम है और इसका तद्भव क्या होता है? पसीना, पसीना और प्रश्वेद। फिर अपाहिज का जो है अपाद हस्त होता है, पकवान का पक्वान्न होता है, और पाँव जिसको हम पैर कहते हैं तो उसका तत्सम पाद होता है। अगला प्रश्न, वेत्र का तत्सम तद्भव क्या है? वेत्र का जो है ये तो खुद में तद्भव तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द आपको बताना है। तो वेत्र का जो है तद्भव शब्द हो जाएगा इनमें से बेत, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अग्निष्ठिका पूछा भी जा चुका है पहले। अग्निष्ठिका का तद्भव शब्द क्या है? यानी ये जो है एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द आपको बताना है। तो अग्निष्ठिका का तत्सम हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा अंगीठी। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अंगूठी जो है अंगुष्ठिका का हो जाएगा। अगाड़ी का जो है जो तत्सम रूप है अग्रवर्ती हो जाएगा, और अठखेली का अष्टकेली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोना का तत्सम रूप क्या है? कोना यानी कॉर्नर वाले कोने की बात की जा रही है, तो कोने का जो है तत्सम रूप इसमें से क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्रोस जो पूछा गया है, तो क्रोस का जो है कोस होगा। कुष्ठ रोग जो होता है उसका जो है तद्भव कोढ़ होता है, और कूट का जो है कूड़ा होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? अभी एक तत्सम शब्द इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से तत्सम शब्द आसान है, ध्यान से देखिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। इसमें से तत्सम शब्द दिया हुआ है मुख। मुख का जो है तद्भव क्या होता है? मुंह होता है। फिर मच्छर की बात करें तो मक्खन की, पहले मक्खन का जो है मृक्षण होता है तत्सम। मच्छर का मत्सर होता है, और मोर का मुकुट होता है। अगला प्रश्न, सतीश चंचल बालक है। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। इसमें चंचल शब्द क्या है? चंचल शब्द क्या है? किस तरह का है? विशेषण है, प्रविशेषण है, विधेय विशेषण है? सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। या गुणवाचक विशेषण है? पहली चीज़ तो विशेषण है, क्योंकि ये बालक की विशेषता बता रहा है। अब विशेषण का कौन सा प्रकार हुआ? चंचल होना या शांत होना क्या होता है? एक गुण होता है। तो ये क्या है? एक गुणवाचक विशेषण है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला, धुंधला शब्द में विशेषण है। धुंधला किस तरह का विशेषण है? धुंधला, उजला, सफ़ेद, काला, ये सब क्या है? ये सभी जो है गुण बताते हैं। तो ये भी क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। और संख्यावाचक विशेषण संख्या से संबंधित होते हैं, जो ऑप्शन में पूछा गया है, जैसे कि एक, दो, पहला, दूसरा, तीना, तुगुना, ये सभी। और सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह का काम करते हैं, जैसे यह, वह, ऐसा, वैसा, तो ये सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हो जाते हैं। यह कमीज़ उजली है। इसमें कमीज शब्द क्या है? विशेष है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या सर्वनाम है? तो आप ध्यान से देखिए, कमीज की विशेषता बताई जा रही है कि उजली है। तो बिजली तो विशेषण हो गया, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? वो विशेष्य होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। और उजली जो है विशेषण है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला प्रश्न, हजारों लोगों ने उसे देखा। इस वाक्य में क्या विशेषण है? हजारों लोगों ने उसे देखा, तो यहाँ पर संख्यावाचक कोई बात की जा रही, हजारों। हाँ, तो हजारों यहाँ पर क्या है? विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है? क्योंकि हजारों से पढ़ने में नहीं आ रहा कि 1000 है, 2000 है, 5000 है, 10,000 है, यानी ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक जो किसी गुण को प्रदर्शित करता है। तो पांचवा, कुछ या तीन, ये सभी क्या संख्यावाचक हैं, और संख्यावाचक के अंतर्गत भी इनके कई सारे भेद हैं, जैसे समुदायवाचक है या अनिश्चित संख्यावाचक है, ये निश्चित संख्यावाचक है। यहाँ पर उचित शब्द जो है ये क्या है? गुण बताता है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। पांचवा क्रमवाचक है, देखिए यहाँ पर आ गया। कुछ अनिश्चितवाचक
अनिश्चित परिमाणवाचक है और 3 जो है गणनावाचक है। वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? वह नौकर नहीं आया, तो नौकर की विशेषता कौन बता रहा है? नौकर तो जो है एक विशेष्य हो गया जिसकी विशेषता बताई जा रही है। नौकर का विशेष बता रहा है वह शब्द, कौन इंगित कर रहा है, एक तरह से संकेत कर रहा है। तो संकेत वाचक को हम क्या कहते हैं? और सार्वनामिक भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है? एक सार्वनामिक विशेषण है। जैसे कि यह, वह, कोई, ऐसा, जैसा, कैसा, ये सभी जो है क्या होते हैं? सर्वनाम ही होते हैं। लेकिन जब ये किसी की विशेषण बताने के सेंस में प्रयोग होते हैं तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाने लगते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जैसे यह, वह, यानी इसमें कोई भी हमने बदलाव नहीं किया है, जैसे कि जैसे सर्वनाम होता है वैसे ही है। यौगिक में क्या होता है? इसका ऐसा, किसका कैसा, तो ये चेंज हो जाते हैं। तो ये जो है क्या है? यौगिक हैं। ये जो है मूल जो है सर्वनाम नहीं है। बस इतना ही कहने का मतलब है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया 30 क्वेश्चंस को पूरी व्याख्या के साथ में। रिवाइज ज़रूर करिएगा लेक्चर को, तभी जो है आगे हमेशा याद रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।